हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वल्चर में। दोस्तों, हम देखेंगे आज 10 कदम करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंतर्गत 1 से 10 जून तक के करंट को शामिल किया गया है। और यह दोस्तों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के सभी करंट को, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उनको शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल लाइन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, मंजिल जरूर मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, तंबाकू नियंत्रण में प्रयास के लिए WHO द्वारा किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, यह पुरस्कार दिया गया भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO द्वारा सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार उनको उनके तंबाकू के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो ई सिगरेट है और गर्म तंबाकू के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, बात करें WHO के बारे में, तो WHO की स्थापना जो हुई है वो 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके डीजी हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम, WHO के डीजी हैं। और बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन को जो WHO द्वारा WHO की कार्यकारिणी बोर्ड के इसके अध्यक्ष थे, जो अब हट गए हैं। और इस समय वर्तमान में अध्यक्ष इसके डॉक्टर पैट्रिक एमोथ, जो कि केन्या से हैं। इसके WHO कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो पैट्रिक एमोथ, जो कि केन्या से हैं। और इसके पहले डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे, और इन्होंने अपना कार्यकाल बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया। और इस कार्यकाल को पूरा करने के लिए इन्हें जो ई सिगरेट और गर्म तंबाकू पर इन्होंने भारत पर प्रतिबंध लगाया था, उसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया WHO द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला नैनो यूरिया किस संस्थान द्वारा पेश किया गया? विश्व का पहला नैनो यूरिया किस संस्थान द्वारा पेश किया गया? या जो पेश किया गया इफ्को द्वारा पेश किया गया। बात करें इफ्को की, तो यह इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड एक संस्था है। बात करें इफ्को की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं BS नकई, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों, भारत की ही एक संस्था है ARI पुणे। बात करें ARI पुणे की, तो इन्होंने मैक्स 1407 नामक सोयाबीन की एक नई किस्म भी विकसित की है ARI पुणे द्वारा। और यह ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सहयोग से, ICAR के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मैक्स 1407 नामक सोयाबीन की एक नई किस्म विकसित की है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नाटो द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2021 गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, बात करें स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर की, तो यह यूरोप में हुआ है। और यह नाटो द्वारा जो हुआ है, यह हुआ है यूरोप में। और बात करें यूरोप में, तो यूरोप में जो काला सागर है, उसमें रूस के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए नाटो द्वारा यह अभ्यास किया गया। नाटो की स्थापना की बात किया जाए तो यह 1949 को नाटो की स्थापना हुई है, और इसके सदस्य देश 30 हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। दोस्तों, नाटो द्वारा हाल ही में एक और अभ्यास का आयोजन हुआ था, डिफेंडर यूरोप 2021 युद्धाभ्यास, और इसका आयोजन मई 2021 में अल्बानिया में किया गया था। CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? बात करें CII की, तो यह भारतीय उद्योग परिसंघ है, और इसके अध्यक्ष के रूप में TB नरेंद्रन ने कार्यभार संभाला है। बात करें अरुण कुमार मिश्रा की, तो अरुण कुमार मिश्रा को NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदीप चंद्र नायर को असम राइफल्स के नए DG प्रदीप चंद्र नायर बने हैं। और बात करें SN सुब्रमण्यम की, तो यह NSC नेशनल सिक्योरिटी परिषद का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है।
असम राइफल्स के महानिदेशक बताया आपको प्रदीप चंद नायर, और जो भारत के इंडियन एयरफोर्स है उसके नए वाइस चीफ बने हैं विवेक राम चौधरी, उसके नए वाइस चीफ बने हैं। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में आईएएफ के चीफ हैं भदौरिया, और यह वाइस चीफ कौन बने हैं विवेक राम चौधरी, और चीफ कौन है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आइए देख लेते हैं 1 से 10 तारीख तक के महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम के बारे में। तो पहला दिवस जो होगा वह होगा विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन यह मनाया गया 4 जून को, और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी रीइमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर, इसकी इस बार थीम थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया और इसकी थीम थी सेव फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो। विश्व महासागर दिवस यह मनाया गया 8 जून को और इसकी जो थीम थी वह द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, इसकी इस बार थीम थी विश्व महासागर दिवस, जो कि मनाया गया 8 जून को। अंकुर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यह जो शुरू किया गया है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बात करें अंकुर योजना के बारे में तो इस अंकुर योजना को जो इस बार आने वाला मानसून है उसमें पौधे लगाने से संबंधित योजना है, और इसमें राज्य के नागरिक पौधे लगाएंगे और जो उनकी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल कर लेगा उनको एक पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया गया है, प्राण वायु पुरस्कार। उन नागरिकों को प्राण वायु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल की तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश में कुछ और प्रमुख योजनाएं जो चल रही हैं, FIR आपके द्वार योजना, गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में भी नई स्मार्ट किचन योजना भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। बात करें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। CM राइज योजना मध्य प्रदेश, CM राइज योजना के तहत जो सर्व सुविधा स्कूल का निर्माण किया जाएगा, हाईटेक स्कूल रहेंगे और युवाओं को कोरोना से लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान भी शुरू किया है। इतना आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है। अब बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, 526 बाघ मध्य प्रदेश में है। दोस्तों भारत में जो तहलका मचाने वाले कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम WHO ने दिया है, उसका क्या नाम दिया है? दो वेरिएंट भारत में जो पूरे विश्व में जो भारत सहित पूरे विश्व में तहलका मचाए, उसमें एक का नाम कप्पा और एक का नाम डेल्टा दिया गया है। दोस्तों जो कप्पा दिया गया है वो B.1.617.1 को जो इसका वेरिएंट था इसको कप्पा नाम दिया गया है, और यह B.1.617.2 दोस्तों इसको डेल्टा नाम दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, इससे पहले वाले से अगर एग्जाम में आपको एक कोड दे दिया जाए और इसमें से वेरिएंट का नाम पूछा जाए तो जो जिसमें 1 है वो कप्पा और जिसमें 2 है वो डेल्टा और बाकी सब सेम ही है। यह दोनों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह A और B दोनों हो जाएगा। कप्पा और डेल्टा इसका जो नाम दिया है WHO ने दिया है। इसाक हर्जोग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? बात करें इसाक हर्जोग की तो यह इजराइल के राष्ट्रपति चुने गए, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वह नफ्ताली बेनेट बने हैं। तो इसाक हर्जोग इजराइल और नफ्ताली बेनेट को भी याद रखिएगा, यह इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीणों में कोविड-19 का पता लगाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? दोस्तों बात करें कि व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीणों में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया। दोस्तों बात करें एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म की तो यह एक प्रकार का ऐप होगा जो व्हाट्सएप के साथ मिलकर काम करेगा, और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक तकनीक होगी।
और बात करें इसकी तो इसको किसने बनाया है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एक बेंगलोर स्थित एक संस्था है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थापित है, उसी की एक शाखा है AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। और इसमें जो ऑप्शन डी है MB टैग, यह IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। IIT रोपड़ द्वारा विकसित एक स्वदेशी तापमान डेटा लागर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, इंसान में बर्ड फ्लू H10N3 का पहला केस कहाँ दर्ज किया गया। दोस्तों बात करें H10N3 का, तो यह एक प्रकार के बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा का एक प्रकार है, और यह इसका एक नया स्ट्रेन जो कि हाल ही में चाइना में पहली बार इसको देखा गया है। दोस्तों यह कम रोगजनक और अपेक्षाकृत कम गंभीर है, और इसे चीन के जियांगसू प्रांत में पहला केस इसका दर्ज किया गया है। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान पर रहा राज्य। दोस्तों बात करें SDG इंडिया इंडेक्स की, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी होता है, और यह सूचकांक जो जारी होता है वह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। यह रिपोर्ट, जो बात करें इस रिपोर्ट की, तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है केरल, और बात किया जाए हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, यह क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। और सबसे बॉटम पर कौन सा रहा है, बिहार, इसमें सबसे बॉटम पर रहा है। दोस्तों यह रिपोर्ट जो पहली बार जारी हुआ था SDG इंडिया इंडेक्स, यह हुआ था 2018 में, यह पहली बार जारी हुआ था। और बात करें नीति आयोग की, तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वह है नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, और यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, और यह भी एक गैर संवैधानिक संगठन है। सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2020, दोस्तों इसके पहले जो हम लोगों ने बात किया था वह SDG इंडिया इंडेक्स था, और यह SDG इंडेक्स इसको कौन जारी करता है, इसको यूनाइटेड नेशन जारी करता है। बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो 2015 में 193 देशों द्वारा यह एजेंडा 2030 के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 SDG इंडेक्स थे। कितने थे, 17 SDG इंडेक्स में भारत 2 पायदान नीचे आया है। इसमें मुख्यतः बात किया जाए तो जो SDG 2 है, SDG 2 भूखमरी को खत्म करना और खाद्य सुरक्षा, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो दूसरा गोल है वह भूखमरी को खत्म करना और खाद्य सुरक्षा करना इसका लक्ष्य है। और इसमें जो 5वां गोल है वह लैंगिक समानता। इन दोनों जैसी प्रमुख चुनौतियों के कारण भारत के स्थान में गिरावट आई है, और यह गिरावट 2 पायदान की है। तो बात की जाए वर्तमान में इस इंडेक्स में भारत जो है वह 117वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी। और बात की जाए भारत की, तो भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये जो 4 दक्षिण एशियाई देश हैं, इनसे भी नीचे भारत आ गया है SDG इंडेक्स 2021 में। और यह जो यूनाइटेड नेशन इसको जारी करता है, और यह 2015 से जारी हो रहा है। और बात किया जाए इसमें अगर पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर कौन सा देश है, फिनलैंड है। और इस इंडेक्स में 165 देश शामिल किए गए थे। FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान रहा है। दोस्तों बात करें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा एक विश्व रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान रहा है वह रहा है चौथा। बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर बेल्जियम और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। महिलाओं में अगर देखा जाए तो महिलाओं की हॉकी टीम में नीदरलैंड जो रही है प्रथम स्थान पर रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
महिलाओं को हर महीने सैनिटरी पैड बांटने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की है। बात की जाए उड़ान योजना की, तो उड़ान योजना की शुरुआत जो किया गया है वह किया गया है पंजाब राज्य द्वारा। इस योजना के तहत पंजाब में हर महीने ज़रूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी पैड मुफ्त में बांटे जाएंगे। और बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आई रखवाली ऐप, हरियाली बनाए रखने के लिए आई रखवाली ऐप और कोरोना मुक्त पिंड अभियान के अंतर्गत कोविड फतेह योजना पंजाब में ही शुरू किया गया है। और बात करें पंजाब की, तो यह परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो स्कूली शिक्षा पर एक इंडेक्स जारी होती है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसमें पंजाब टॉप पर रहा है। दोस्तों देख लिया जाए पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र का दशक घोषित किया गया है। और इसमें यूएनईपी और एफएओ के सहयोग, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके सह नेतृत्व में यह होगा। इसका उद्देश्य जो होगा वह होगा दुनिया भर में लाखों हेक्टेयर पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, पुनरुद्धार, यह सभी सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान देगा। भारत को 3 MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा अमेरिका। दोस्तों बात करें 2020 में अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, इसने भारत को 24 नए MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भारत के साथ 16,000 करोड़ रुपए से अधिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। और जिसमें से भारत को इसने 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत को सौंप दिया है। बाल सेवा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। जो बाल सेवा योजना है इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे हैं, उन बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इसमें जो किशोर बालिकाएं हैं उनकी शादी के लिए 1,01,000 रुपये का सहायता राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव जो कि सिद्धार्थनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक और योजना वरासत योजना, जो भूमि संबंधी विवाद है उसके निपटारे के लिए वरासत योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से शुरू हुआ था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? बात करें स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक की, तो इसके लेखक हैं रवि शास्त्री। इन्होंने अभी अपने अनुभवों को, जो भारत के स्टार प्लेयर हैं उनके साथ अपने अनुभवों को इन्होंने इस पुस्तक में साझा किया है। और बात करें सौरव गांगुली की, तो सौरव गांगुली की पुस्तक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सौरव गांगुली की पुस्तक का नाम। शेन वार्न की पुस्तक का नाम जो है वह है द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट। द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट जो है वो स्टीव वान ने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वान ने लिखी है। और शेन वार्न की जो पुस्तक है वह है नो स्पिन। यह शेन वार्न की बुक है नो स्पिन। और स्टीव वा की पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। दोस्तों जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी प्लेइंग इट माई वे। और भारत के जो शतरंज खिलाड़ी हैं, मशहूर शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम माइंड मास्टर है, उनकी पुस्तक का नाम माइंड मास्टर। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सजग को किसके द्वारा कमीशन किया गया? ऑप्शन ए अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए अजीत डोभाल है, इन्होंने भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सजग को कमीशन किया है। और बात करें सजग की, तो इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह एक स्वदेश निर्मित 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में यह तीसरा है और इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है।
भारत सरकार ने युवा लेखकों को सलाह और प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दोस्तों, भारत सरकार ने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू हुई है जिसका नाम है युवा पीएम योजना। ऑप्शन नंबर बी, युवा पीएम योजना। इसमें बात करें युवा की तो युवा का फुल फॉर्म होगा इसमें यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल आथर। इसमें यंग अपकमिंग वर्सेटाइल आथर युवा का फुल फॉर्म होगा। और यह भारतीय जो लेखक हैं, जो भारतीय युवा लेखक हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी के साथ जो भारत के अनुभवी लेखक हैं उनके मार्गदर्शन में उनमें और सुधार किया जाएगा। एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बात करें एडीबी की तो एडीबी ने भारत सरकार के साथ जो है सिक्किम, भारत का एक जो राज्य सिक्किम में सड़क सुधार परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसमें एडीबी भारत को $2.5 मिलियन का ऋण देगा जिसे सिक्किम में सिक्किम में सड़क कनेक्टिविटी है उसमें सुधार किया जाएगा। बात करें एडीबी की, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे 1966 में स्थापित किया गया है। इसमें टोटल 68 सदस्य हैं, 68 सदस्य हैं। इसका जो मुख्यालय है वह फिलीपींस के मंडालयोंग में है। इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह हैं मासत्सुगु असाकावा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज ये कुछ वन लाइनर टाइप के फैक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो थावर चंद गहलोत हैं, इन्होंने सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नामक एक पहल और भारत के वरिष्ठ नागरिकों को सहायता शुरू देने के लिए इन्होंने सेज कार्यक्रम शुरू किया है। आरबीआई ने पुणे स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द। चीन ने एलएसी के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। दोस्तों, भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। दोस्तों, बात करें इस वास्तविक नियंत्रण रेखा की तो यह रेखा जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीन नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है और भारत चीन के बीच जो प्रमुख एलएसी पर जो प्रमुख असहमति है वह पश्चिमी हिस्से पर है। एलएसी के पश्चिमी हिस्से पर भारत और चीन में लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती है। नरेंद्र तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का किया उद्घाटन। दोस्तों, यह जो मेगा फूड पार्क होगा यह सुनिश्चित करेगा कि कृषि उत्पादों की एक लंबी शेल्फ लाइफ रहे। जो कृषि उत्पाद रहे उनका जीवन काल लंबे समय तक रहे, वह लंबे समय तक सुरक्षित रहें और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए वैकल्पिक बाजार प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसे किसने शुरू किया है? इसे छत्तीसगढ़ में इसका नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। चीन में होगा संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। दोस्तों, दूसरा संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन जो कि 14 से 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, बात करें इसके पहले संस्करण की तो इसे 2016 में अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया गया था, इसका पहला सम्मेलन। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ नगद प्रबंधन प्रणाली समाधान के लिए समझौता किया है? महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ। गुजरात की विश्वामित्री नदी परियोजना को एनजीटी की मिली मंजूरी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को देखभाल के लिए बाल स्वराज योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, कोविड-19 से प्रभावित जो बच्चे हैं उनके लिए हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विभिन्न एजेंसियां विभिन्न योजनाएं स्थापित कर रही हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी लेके आएंगे आने वाले समय में और उसमें देखेंगे क्योंकि यह कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बने WHO कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष। दोस्तों हाल ही में इस बोर्ड से जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन हैं इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं पैट्रिक अमोथ जो कि हैं केन्या से। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन है? ऑप्शन ए नितिन राकेश, ऑप्शन बी जेरी विंड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी डेविड डियोप। दोस्तों बात करें नितिन राकेश और जेरी विंड, इन दोनों की जो बुक है वह ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए इन्होंने 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। और बात करें डेविड डियोप की, तो डेविड डियोप जो है वह, इधर देख लेते हैं, डेविड डियोप इन्होंने इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनकी पुस्तक का नाम है और इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है और यह इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार भी बन गए हैं, डेविड डियोप। दोस्तों यह आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किस भारतीय IIT ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी कार्यशाला की मेज़बानी की है? बात करें इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की, तो इसके माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से मेमोरी स्टडीज में अनुसंधान विधियों का और नवीनीकरण और अकादमिक रूप से भागीदारी सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। और इसको किसने शुरू किया? इसको IIT मद्रास ने शुरू किया। बात करें IIT मद्रास की, तो यह इसको शुरू करने वाला भारत ही नहीं एशिया का पहला संस्थान बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला एशिया का पहला बैंक कौन है? जो दोस्तों स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला एशिया का पहला बैंक ICICI बैंक है। दोस्तों बात करें स्विफ्ट GPI प्लेटफॉर्म की, तो यह तत्काल स्वचालित यह जो होगा स्विफ्ट GPI इंस्टेंट होगा, यह तत्काल स्वचालित एक भुगतान प्रणाली होगा और यह भुगतान की ट्रैकिंग भी करता रहेगा। बात करें ICICI बैंक की, तो इसके MD और CEO संदीप बख्शी हैं और इसकी टैग लाइन हम हैं ना ख्याल आपका, इसकी टैग लाइन है, इसके दो टैग लाइन है, हम हैं ना और दूसरी टैग लाइन है ख्याल आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थॉमस विजयन ने जीता TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। दोस्तों बात करें थॉमस विजयन, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध ऑप्शन बी केरल से है। दोस्तों नेचर TTL दुनिया का अग्रणी ऑनलाइन प्रकृति फोटोग्राफी संस्थान है और इसे किसने जीता है? इसे थॉमस विजयन ने जीता है TTL फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छात्रों को मुफ्त टैबलेट बांटने के लिए योन टैब योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बात करें योन टैब योजना की, तो इसके माध्यम से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट वितरण करने की यह योजना है और इसे हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा, जो RK माथुर हैं राज्यपाल के, लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर द्वारा इसे शुरू किया गया है और यह छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरण संबंधी योजना है। दोस्तों बात करें रणजीत सिंह दिसाले को, तो विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार रणजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया है और वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी हैं। रणजीत सिंह दिसाले जो कि 2020 का इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला था और इन्हें विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों एक बहुत चर्चित पुस्तक रही 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, पुस्तक के लेखक विनोद, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? विनोद कापरी इस पुस्तक के लेखक हैं, विनोद कापरी इस पुस्तक के लेखक हैं। पहले हॉकी 5 इयर्स विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और
पोलैंड। दोस्तों बात करें हॉकी 5 विश्व कप की, तो यह जो विश्व कप होगा यह एक छोटी पिच पर खेला जाता है और यह काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है यह। और इसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पिछले 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में यह प्रदर्शित भी हो चुका है। दोस्तों बात करें इसकी मेज़बानी 2024 में ओमान द्वारा की जाएगी। हॉकी 5 विश्व कप इसे एक छोटे कोर्ट पर खेला जाता है। और बात करें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने इसे ओमान को सौंपा है इसकी मेज़बानी। बात करें ओमान की, तो इसकी राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और इसकी मुद्रा ओमानी रियाल, इसकी मुद्रा ओमानी रियाल इसकी मुद्रा है ओमान की। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है? बात करें शीर्ष 100 में, तो इसमें 3 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें IISc बेंगलोर को 37वीं रैंक, IIT रोपड़ को 55वीं और IIT इंदौर को 78 रैंक, 78वीं रैंक IIT इंदौर को। इसमें खास बात यह रही कि शीर्ष जो 10 संस्थान है उसमें एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। दोस्तों हमारे देश में शिक्षा का स्तर ऐसा है कि एक भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाया है। और IIC जो बेंगलुरु है वह 37वें रैंक पर है। इसके बाद IIT रोपड़ और IIT इंदौर, टोटल 3 भारतीय संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। असम सरकार ने किसे अपना छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? बात करें असम सरकार की, तो इसमें इन्होंने अपना जो छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, ऑप्शन ए रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को घोषित किया है। दोस्तों बात करें असम की, तो असम के जो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जो असम के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान अभी तक असम में थे। और असम सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को भी एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो इसके तहत असम में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे अब। दोस्तों बात करें रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट की, तो यह गोल्डन लंगूर और एशियाई हाथी सहित विभिन्न जानवरों और वनस्पतियों के जो संरक्षण होंगे, इसको बहुत मदद मिलेगी वहाँ पर इनके संरक्षण के लिए। इसको क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, तो इन लोगों को बहुत संरक्षण मिलेगी वहाँ पे। राज्यपाल की बात करें असम की, तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी होंगे। और इस समय वर्तमान में असम के CM जो हैं वह हेमंत बिस्वा शर्मा असम के CM हैं। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर रही भारतीय अभिनेत्री कौन है? दोस्तों यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती, सुशांत केस में चर्चित रही रिया चक्रवर्ती इसमें टॉप पर रही हैं। और बात किया जाए इस रैंक की बात किया जाए, तो इसमें दिशा पटानी, कियारा आडवाणी और दीपिका पादुकोण को भी शामिल किया गया है। लेकिन इसमें रिया चक्रवर्ती जो हैं वो टॉप पर रही हैं, मतलब पहले स्थान पर रही हैं, टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की कैटेगरी में। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया। भारत का कार्यकाल रहेगा, जो दोस्तों भारत का कार्यकाल रहेगा वो 2022 से लेकर 2024 तक रहेगा। भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिसे इकोसोक कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। गिफ्ट सिटी स्थापित होगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा। और यह गिफ्ट सिटी कहाँ स्थापित है? तो बात किया जाए गिफ्ट सिटी की, तो यह गुजरात में स्थापित है। दोस्तों यह जो क्लस्टर होगा यह अपनी तरह का पहला वाणिज्यिक समुद्री सेवा समूह होगा, जिसका उद्देश्य होगा समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। और यह समुद्री बिरादरी है उनके लिए एक वन स्टॉप समाधान
के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। बात करें गिफ्ट सिटी की, तो यह गिफ्ट सिटी बहुत ही सुंदर बन रहा है, जो कि गांधीनगर नर्मदा नदी साबरमती नदी जो है उसके तट पर इसे गिफ्ट सिटी को बनाया जा रहा है। बात करें गिफ्ट सिटी को, तो गिफ्ट सिटी GIFT गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसका पूरा नाम होगा, और यह गांधीनगर में साबरमती नदी के तट पर स्थापित किया जा रहा है, और यह अपने तरह का भारत का पहला एक शहर होगा। यह स्मार्ट सिटी के तर्ज पर इसको विकसित किया जा रहा है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा राज्य। दोस्तों बात करें एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश। और दूसरे स्थान पर उड़ीसा। दोस्तों इसमें हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा, और इसके पिछले साल 2019-20 में हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान पर था, लेकिन ज़बरदस्त उछाल के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है, जिसमें इसकी प्रशंसा हो रही है हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड, कुछ इम्पोर्टेंट GK से रिलेटेड, कुछ प्रश्नोत्तरी आदि ये सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर आते रहते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।